बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एफएससी आईसीएस ऑनलाइन क्लासेस में पार्ट 1 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर 4 शुरू करने लगे हैं। आज हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 1 है। जी बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सामने आपको टॉपिक का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे और इसमें किस किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या किस किस तरह से आप इसको लेकर चलेंगे वो हम साथ साथ लेक्चर के दौरान देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वर्क को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम वर्क का फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद उस फार्मूला के मुताबिक डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, ज़ीरो वर्क कब आता है, ज़ीरो वर्क के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इसी तरह फिर हम वर्क के यूनिट्स देखेंगे, इसकी डायमेंशंस देखेंगे और आखिरी चीज़ जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो है कि वर्क ग्राफ की मदद से अगर वर्क फाइंड करना है तो वो किस तरह से किया जा सकता है। तो चलें अपने लेक्चर को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाते हैं F। फ़र्ज़ करें ये है फोर्स F, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा आगे मूव कर जाता है और फ़र्ज़ करें इसकी जो नई पोजीशन है वो ये है, ठीक है। तो इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इस वक्त जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब अगर आप फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इस तरफ और दूसरा वर्टिकल। अगर मैं फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो वो क्या होगा, F कॉज ऑफ थीटा। और फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट जो थीटा के बिल्कुल सामने होगा उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, F साइन ऑफ थीटा। यानी आपके पास फोर्स के दो कंपोनेंट्स आ गए, F cos थीटा एंड F साइन थीटा। अब बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम क्या कहेंगे, फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से वर्क हुआ है। जाहिर बात है उस कंपोनेंट की वजह से वर्क हुआ है जिस कंपोनेंट की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने मूव किया है। तो ऑब्जेक्ट ने वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन शो नहीं की, ऑब्जेक्ट ने मोशन शो की है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब है फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से वर्क हुआ है और वर्क के फार्मूला में फोर्स का यही वाला कंपोनेंट आप शामिल करेंगे। तो वर्क जो है यहाँ पर दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पर। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम वर्क को डिफाइन कर सकें। देखें, when force is applied and body gets some displacement, अगर हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। अब यहाँ जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, फोर्स के हमने दो कंपोनेंट्स बनाए थे, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था वो फोर्स की कौन से कंपोनेंट की डायरेक्शन में हो रहा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में। सो वर्क इज सेड टू बी डन विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
दो चीज़ें आप वर्क के फॉर्मूला में शामिल करेंगे, फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है यानी एफ कॉस थीटा, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड यानी डी। इसी तरह वर्क को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये भी बिल्कुल वही वाली डेफिनेशन है जो अभी अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर करके आए हैं। और थर्ड डेफिनेशन आप इसकी बना सकते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला जो आप वर्क का अभी अभी थोड़ी देर में लिखेंगे। जैसे अभी हमने वर्क को डिफाइन किया कि वर्क जो है ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको तरतीब से लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं एफ डी कॉज ऑफ थीटा, और जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ डॉट डी, क्योंकि हम जानते हैं एफ डी कॉस थीटा जो है ये डॉट प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा गया है, यानी इसको हम डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है, ये एफ वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास वर्क का फार्मूला आ गया। सबसे पहले एक बात अपने जहन में रखिएगा कि आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। एक बात हमने थ्रू आउट द टॉपिक याद रखनी है कि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है और कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होगा कि वेक्टर कांस्टेंट है। वेक्टर में दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का। इसका मतलब है यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी हम कांस्टेंट लेंगे और डायरेक्शन भी कांस्टेंट लेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम कुछ स्पेशल केसेस इसके कर लेते हैं। स्पेशल केसेस से मुराद ये होता है कि हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम इस फार्मूला को यूज़ करके देखते हैं कि आंसर किस तरह का आता है। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि पॉजिटिव वर्क कब कब होगा। ठीक है, तो हमारे सामने वर्क जो है उसका फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा। अब जारी बात है इस वर्क का आंसर पॉजिटिव तब आएगा जब आप कॉस थीटा का आंसर पॉजिटिव पुट करेंगे, और कॉस थीटा का आंसर पॉजिटिव जो है ये दो क्वाड्रेंट्स में आता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी 0 से लेकर 90 तक और 270 से लेकर 360 तक। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर थीटा का आंसर, अगर थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 90 से कम है, या अगर थीटा की वैल्यू 270 से ज़्यादा या 360 से कम है, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव कब आएगा? जब थीटा की वो वाली वैल्यू आप पुट करेंगे जिसमें कॉज फंक्शन का आंसर मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा, और वो वैल्यू क्या है? वो है 0। हम जानते हैं कि अगर एंगल 0 पुट करें या 360 पुट करें, बात एक ही है। कॉस 0 या कॉस 360 का आंसर होता है +1, और कॉस फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू यही है। इसका मतलब है पॉजिटिव वर्क के लिए हमने एक कंडीशन बना ली कि जो एंगल है वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क के लिए हमने एंगल क्या याद रखना है? 0 एंगल। ठीक है, कॉस 0 जो है ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पॉजिटिव यानी 1, और मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क हमारे पास क्या आ गया? F इंटू डी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन पॉजिटिव आंसर देता है, इसी तरह सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन जो है ये नेगेटिव आंसर देगा, और हम कह सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा और 180 से कम, या 180 से ज़्यादा और 270 से कम होगी, तो फिर इसका आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव आंसर किस एंगल पर आएगा? 180 डिग्री पर,
क्योंकि हम जानते हैं कि cos 180 जो है इसका आंसर नेगेटिव मैक्सिमम होता है, यानी -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एंगल थीटा 180 पुट करेंगे, cos 180 जो है ये -1 हो जाएगा और हमारा जो वर्क है ये आ जाएगा f इंटू डी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो पहले मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क प्लस एफ डी आया था और अब मैक्सिमम नेगेटिव वर्क माइनस एफ डी आया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है ज़ीरो वर्क। ठीक है, अगर एंगल 0 है तो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, अगर एंगल 180 है तो मैक्सिमम नेगेटिव वर्क, अब अगर एंगल 90 होगा तो फिर ज़ीरो वर्क होगा। ठीक है, ज़ीरो वर्क की एग्जांपल्स क्या क्या है? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होगा तो वर्क क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि cos 90 का आंसर 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको हम स्टेप वाइज देख सकते हैं। cos 90 0 और अगर cos 90 0 तो वर्क की वैल्यू 0, यानी हमारे पास एक फाइनल सिचुएशन आ गई कि व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री देन द वर्क इज मैक्सिमम पॉजिटिव, इफ एंगल इज 180 डिग्री देन वर्क इज मैक्सिमम नेगेटिव, एंड इफ एंगल इज 90 डिग्री देन वर्क इज 0। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क की कुछ एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में जो ऑब्जर्व कर सकें वो क्या क्या होंगी। सबसे पहले हम लिखते हैं जी एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क। अच्छा, हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क की एक बड़ी फेमस, बड़ी आसान सी एग्जांपल होती है कि अगर आप एक गाड़ी को चलाना शुरू कर देते हैं तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है, जो गाड़ी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है, यानी उसी तरफ जिस तरफ गाड़ी जा रही है। डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड, रिजल्टेंट फोर्स जो है जो गाड़ी को पुश कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो भी फॉरवर्ड। दोनों में एंगल क्या होगा? 0, और जब एंगल 0 होगा तो वर्क होगा मैक्सिमम पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक की वजह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स है ये मोशन के अपोजिट पैदा हो जाती है। अब मोशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड है और ब्रेक वाली जो फोर्स है उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है? बैकवर्ड। दोनों में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का, और cos 180 क्या होगा? -1। सो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और मैक्सिमम नेगेटिव वर्क की एग्जांपल जब आप गाड़ी पर ब्रेक वाली फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव वर्क हो, ये बात याद रखें, पॉजिटिव वर्क की दूसरी पहचान ये है कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, और नेगेटिव वर्क की दूसरी पहचान ये है कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कमी होगी। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ज़ीरो वर्क जो है ये कब होता है या इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट जिसको आप सर्कल में घुमा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसको आप सर्कल में घुमा रहे हैं, फ़र्ज़ करें ये एक स्टोन है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर, और इस स्टोन को रस्सी के साथ बांध के हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया। अब ये बात हम जानते हैं, स्कूल क्लासेस में भी हमने पढ़ी है कि जो फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाती है उसे हम सेंटीमीटल फोर्स कहते हैं, यानी सेंटीमीटल फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो तो अलॉन्ग टेंजेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान यहाँ पर 90 का एंगल होता है, और 90 एंगल का मतलब हम अभी थोड़ी देर पहले जान के आए हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो फिर वर्क 0 होगा। इसका मतलब है ये ज़ीरो वर्क की एक एग्जांपल है, यानी वर्क डन बाय सेंटीमीटल फोर्स इज़ 0। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हमने पहली देख ली, वर्क डन बाय सेंटीमीटल फोर्स इज़ 0। दूसरी एक और एग्जांपल है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन अ पर्सन इज होल्डिंग अ पेल बाय अ फोर्स एफ एंड मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज इन दिस केस
थीटा इज़ 90 डिग्री। किस तरह? सबसे पहली बात, एक बात याद रखें कि किसी भी चीज़ को होल्ड करने का मतलब क्या है। जैसे ये मैंने इस राइटिंग पेन को होल्ड किया हुआ है, देखें इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो अगर मैं इसके ऊपर इतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा के रखूं तो समझें मैं इसको नीचे ले जाने से बचा रहा हूं, यानी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। होल्ड करने का मतलब क्या है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके वेट जितनी फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर मैं किसी चीज़ को होल्ड करते हुए आगे चलना शुरू कर दूं, तो जब मैं आगे जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो फॉरवर्ड है, लेकिन होल्ड करने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो दोनों में एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री का, और cos 90 क्या होता है? 0, और जिसकी वजह से वर्क 0 हो जाएगा। तो ये उसने एक एग्जांपल दी है कि एक आदमी है जिसने एक बाल्टी को, एक कंटेनर को उठाया हुआ है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक थर्ड एग्जांपल है कि फ़र्ज़ करें आपको किसी बात पे गुस्सा आया हुआ है, आप दीवार के साथ टक्करें मारी जा रहे हैं, आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाई जा रहे हैं, आप दीवार तो फिक्स है, उसने डिस्प्लेसमेंट तो शो नहीं करना, आप जितनी मर्जी फोर्स लगा दें, आपको जितने मर्जी पसीने आ जाएं। सो वर्क इज़ ज़ीरो व्हेन अ पर्सन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन वॉल, यानी वर्क ज़ीरो है अगर एक आदमी दीवार पे फोर्स लगाना शुरू कर दे, बिकॉज इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। अच्छा, इसके बाद एक चौथी एग्जांपल है, अ कार एट रेस्ट विद इट्स इंजन रनिंग परफॉर्म ज़ीरो वर्क। फ़र्ज़ करें एक गाड़ी है वो स्टार्ट की हुई है, मतलब उसको स्विच ऑन किया हुआ है, उसका इंजन जो है वो चल रहा है, लेकिन आपने गियर वगैरह नहीं लगाया, आपने उसको चलाना शुरू नहीं किया, वो रेस्ट पर है, तो इसका भी वर्क क्या होगा? ज़ीरो। इंजन की वजह से फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन उन फोर्सेस को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे या यूटिलाइज नहीं कर रहे क्योंकि आपने उसको प्रॉपर गियर में नहीं रखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में भी वर्क क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि इस वक्त भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ठीक हो गया? तो ये आपने 4 एग्जांपल्स कर ली वर्क की, जब ज़ीरो वर्क की अगर हम बात करें। अच्छा, इसके बाद नेचर। नेचर वर्क की क्या है जी? वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क का यूनिट होता है, एसआई यूनिट इसका होता है जूल्स, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, और 1 जूल को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? अगर हम वर्क का बेसिक फार्मूला देखें तो वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये बनेगा फोर्स का न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। इस तरह वर्क का एसआई यूनिट बन जाएगा जूल्स। सो अगर हम 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएं और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कह सकते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क किया है? 1 जूल, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल, अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल व्हेन फोर्स 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर एक फोर्स की वजह से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वर्क 1 जूल्स है। अच्छा, अब अगर हम 1 जूल को बेस यूनिट्स की शक्ल में लिखें, अगर हम न्यूटन को बेस यूनिट की शक्ल में लिखें तो ये बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पहले से मौजूद है, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से डायमेंशंस में लिखा जा सकता है, क्योंकि किलोग्राम जो है ये किसका यूनिट है? किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, और सेकंड जो है ये टाइम का यूनिट है। किलोग्राम की जगह m आ गया, मीटर की जगह l आ गया, और टाइम की जगह, सेकंड की जगह कैपिटल T आ गया। तो इस तरह से आपने डायमेंशंस को लिख लिया। अच्छा, अब आखिरी काम जो आपने इस टॉपिक में या इस आज के लेक्चर में करना है वो है ग्राफ की मदद से वर्क को कैलकुलेट करना। ठीक हो गया? तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि 2 सिचुएशंस यहाँ हो सकती हैं जो मैं यहाँ बना देता हूँ। एक सिचुएशन ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 नहीं है। देखें, अगर तो एंगल 0 है तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। अब ये बात अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये हम कांस्टेंट फोर्स वाला पढ़ रहे हैं। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी एंगल थीटा
बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। अगर एंगल थीटा शुरू में 0 है तो वो अब एंड तक 0 ही रहेगा, और अगर फोर्स की कोई शुरू में मैग्नीट्यूड थी तो वो एंड तक वही रहेगी। फ़र्ज़ करें फोर्स की शुरू में ये वाली मैग्नीट्यूड थी, अब डिस्प्लेसमेंट तो आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन फोर्स की मैग्नीट्यूड में कोई भी इजाफा या कमी नहीं हो रही, तो इसलिए हमारे पास जो ग्राफ आएगा दैट मस्ट बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट फोर्स की बात करें। अब इस ग्राफ के नीचे नीचे ये जो एरिया है, अगर हम ये एरिया मेजर कर लें तो देखते हैं कि ये एरिया कितना है। देखिए, अगर हम इस रेक्टेंगल की लेंथ मेजर करें तो वो d के इक्वल होगी, अगर हम इसकी विड्थ मेजर करें वो f के इक्वल होगी, अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया मेजर करें तो वो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ यानी f इंटू डी। तो आपके पास ये तो वर्क है, हम जानते हैं कि ये मैक्सिमम वर्क का फार्मूला है FD। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं एरिया अंडर FD ग्राफ गिव्स अस वर्क, एरिया अंडर FD ग्राफ गिव्स अस वर्क। सो ये हमने रूल बना लिया, एरिया अंडर FD ग्राफ गिव्स अस वर्क। तो ये एक MCQ भी है जो बड़ा फेमस है, जो काफ़ी दफ़ा आया भी हुआ है पास्ट पेपर्स में। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 नहीं है, अच्छा अगर एंगल 0 नहीं है तो फिर आपने y एक्सिस पे फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, यानी f cos थीटा, यानी फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। ये हमने आज के लेक्चर के शुरू में भी यही बात की थी कि हमने उस कंपोनेंट की बात करनी है जिसकी वजह से वर्क हुआ है। तो अगर एंगल 0 नहीं है तो फिर हम वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, और डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है, f cos थीटा। अच्छा, चूंकि अभी भी फोर्स कांस्टेंट है, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा दोनों सेम है, तो अभी भी जो ग्राफ बनेगा दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसके अंडर जो एरिया आएगा वो दोबारा से आप देखेंगे वही वाला तकरीबन वैसी ही रेक्टेंगल आ रही है। अब इसमें जो लेंथ है उसको आप d का नाम दे दें, इसमें जो विड्थ है वो अब f cos थीटा के इक्वल आएगी। अब जो आप एरिया मेजर करेंगे तो ये एरिया जो है ये आपके पास आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ f, एक तरफ आप लिख लेंगे जी f cos थीटा, लेंथ की जगह फर्ज करें f cos थीटा आ गया और विड्थ की जगह d आ गया। इस तरह से आपका FD cos थीटा और प्रॉपर वर्क का पूरा फार्मूला आपके सामने आ गया, और यही फार्मूला हमने शुरू से पढ़ा था आज के लेक्चर में, तो ये भी वर्क के ही इक्वल है। इसका मतलब है वही रूल जो हमने शुरू में बना लिया एक दफ़ा, उसी रूल को हम याद रखेंगे, और ये रूल क्या है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस वर्क। और ये बड़ा फेमस MCQ भी है जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी, तो ये था आपका वर्क डन फ्रॉम ग्राफ, जो मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से समझाया। सारा जो टॉपिक है मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हमने ये ऊपर वाली एग्जांपल से शुरू किया और फिर हमने इसकी 2-3 डेफिनेशंस लिखी, फिर हमने इसका फार्मूला लिखा, फिर हमने इसके कुछ स्पेशल केसेस किए, पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, ज़ीरो वर्क जो है ये कैसे आएगा, एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क की, नेगेटिव वर्क की एग्जांपल की, ज़ीरो वर्क की हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स की। इसके बाद हमने क्या किया जी, यूनिट्स को डिस्कस किया और डायमेंशंस को डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि ग्राफ की मदद से हम वर्क किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो ये सामने आपको नज़र आ रहा है जो हमने डिस्कस किया। तो बच्चों, ये था आज का आपका लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा आसान आपको लगेगा, और मैं गारंटी भी देता हूँ अगर आप ये सारा लेक्चर प्रॉपर A to Z सारा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सुनेंगे तो आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।